गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का क्लास शुरू करते हैं। यह जो चैप्टर है कंटिन्यूअस में 23वां चैप्टर है और हमारी जो इकाई 4 है या यूनिट 4 है उसका आखिरी चैप्टर है, वो है सड़क पर दौड़ते यह मृग। यह निबंध है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी हैं। तो मृग का मतलब क्या होता है? मृग मतलब हिरण होता है। देखते हैं लेखक जी का परिचय। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने हिंदी साहित्य में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। इनकी भाषा की सरसता पाठक को अंत तक बांधे रखती है। देखिए, कुछ भी निबंध हो, कहानी हो, कविता हो, लेख हो, ये जब पाठक पाठक मतलब रीडर जब वो पढ़ना शुरू कर देता है और पढ़ते पढ़ते वो ऐसा उसमें होना चाहिए कि उससे वो निकल ही नहीं पा रहा हो, मतलब ऐसा उसमें बंध जाए। तो इस तरह का अगर कोई लेख है या लेखक है या कविता कहानी है तो वो जो है ना वो बहुत ही उच्च स्तर का माना जाता है। वास्तव में लेखक वही है जो विषय की गहराई को समझकर विषय में डूब जाए और पाठकों को भी विषय की अनंत गहराइयों तक ले जाए। ऐसी ही प्रतिभा के धनी डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने सड़क पर दौड़ते यह मृग पाठ में अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ का सारांश देखते हैं क्या है। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे द्वारा लिखित सड़क पर दौड़ते यह मृग आधुनिक युग में बढ़ते बाजारवाद तथा लोगों की बढ़ती उपभोगवादी प्रवृत्ति को दर्शाते हुए लिखा गया एक निबंध है। इसमें लेखक ने शहरी बाजार, जो कि उस दिन बंद था, की सूनी लगती सड़क के माध्यम से इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आप स्टेशन पर गए हो, रेलवे स्टेशन पर, और वहां आपको एक भी लोग दिखाई ना दे, या स्टेशन पहुंच गए हो, ट्रेन दिखाई ना दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप स्कूल या विद्यालय पहुंच गए हो, बच्चे दिखाई ना दे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुंच गए हो, स्टूडेंट्स दिखाई ना दे, हॉस्पिटल पहुंचे हो, मरीज दिखाई ना दे, बाजार पहुंचे हो, कोई भी ग्राहक दिखाई ना दे, तो कैसा महसूस होगा आपको? ऐसा हम लोगों ने एक्चुअल में महसूस भी किया है कोविड के टाइम पर। तो कोविड के टाइम पर था, कंपल्सन था कि घर में रहना है, परंतु इस लेख में देखते हैं कि किस वजह से बंद था और मार्केट, और उसके बारे में लेखक के क्या विचार हैं। तो इसमें लेखक ने शहरी बाजार, जो कि उस दिन बंद था, उसकी सूनी लगती सड़क के माध्यम से इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाजार की स्थिति, बाजार बंद होने के कारण लेखक को फैली फैली लंबी लंबी सड़क एकांत में गदबढ़ाई सी लग रही थी। बाजार बंद होने के कारण सड़क पर जो इक्का दुक्का लोग चलते नजर आ रहे थे, वे भले ही जाने पहचाने नहीं थे, किंतु वे सड़क की सूनी भव्यता में बहुत ही आत्मीय अनुभव हो रहे थे। मतलब सड़क तो सूना है, लोग नहीं है क्योंकि मार्केट बंद है, तो और लंबी चौड़ी जो सड़कें हैं वहां पे इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। तो वहां पर चलने पर जो है ना बहुत ही आत्मीयता का अनुभव हो रहा था लेखक को। बोलने बताने को आतुर वे सड़क के मौन को तोड़ना चाहते थे। मतलब यहाँ पर लेखक जो है ना वो सड़क से बात कर रहे हैं, तो सड़क जो कि मौन है, चुपचाप है, तो बताने को आतुर, मतलब ऐसा लगता है कि सड़क कुछ बोल पड़ेगा कि क्यों आज ऐसा सुना सुना है, क्यों मुझ पर कोई चल नहीं रहा है, क्यों कोई राहगीर आ नहीं रहा है। किंतु आज सड़क उनसे बोलने बताने को तैयार नहीं थी। वह उन्हें अपनी अंकवार से भरकर भेंटना चाहती है। सड़क आज बहुत उत्कंठित लग रही है। सुनसान व मौन सी सड़क देख लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि आज
सड़क कई दिनों से भूली बिसरी अपनी प्रिय कविता की याद कर रही है। जब इसके आजू बाजू दुकानों का कोई वजूद नहीं था। सड़क जहां भी बना है बहुत पहले ऐसा हो सकता है कि नदी हो, नाला हो, गड्ढा हो, ठीक है, कीचड़ हो, जंगल हो, पेड़ हो, तो उसको तोड़ करके सड़क बनाया जाता है और तब जाकर के सड़क बनने के बाद वहां पर मार्केट या दुकान लगता है। तो सड़क को देख करके ऐसा लग रहा है कि उसके आजू बाजू दुकानों का कोई वजूद नहीं था, पहले तो नहीं होगा। जब इसके आसपास की ऋतुओं का निखालिस आवेग गुजरता था और इस आवेग के साथ यह सड़क हो लेती थी। मतलब सड़क के अगल बगल में ऋतुओं का निखालिस, ऋतुओं मतलब जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु, ये सब ऋतु जब आती है तो एक निखालिस अलग अलग आवेग, हर ऋतु का एक अलग महत्व होता है और उसका एक अलग आनंद होता है। तो सड़क भी उस आनंद के साथ जो है अटकेलियां खेलता था, कभी गुलमोहर की लाली में हंसती खिलखिलाती हुई, कभी हर श्रृंगार के छोटे छोटे फूल, हर श्रृंगार का जो छोटा छोटा फूल होता है बहुत खुशबूदार, छोटे छोटे फूलों से चौक पूर्ति हुई, कभी नीम की पकी निम्बोलियों की पियरी ओढ़े सकुचाती शर्माती हुई, और कभी तेज बारिश में पूरी तरह भींगती निचुड़ती हुई। इस प्रकार बाजार बंद होने पर लेखक को कुछ विचित्र अनुभूति हो रही थी। वह सड़क अपनी पिछली यादों को, जब उसके आजू बाजू ज्यादा दुकानें नहीं थी, बाजार नहीं बना था, तब याद कर रही है कि उस समय उसके आसपास गुलमोहर के लाल फूल तथा हर श्रृंगार के फूल अपनी महक बिखेरते थे। मतलब देखिए, लेखक और कवि में यही, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य का किरण पहुंच नहीं सकता है वहां पर कवि का कल्पना पहुंच सकता है। उसी तरह से लेखक जो है सड़क के माध्यम से सड़क से बुलवा रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब सड़क पर, सड़क में जो है दुकानें नहीं थी और क्या सब था, पेड़ थे, पौधे थे, लताएं थी, उसमें हर श्रृंगार के फूल अपनी महक बिखेरते थे, गुलमोहर के लाल फूल थे, ये सब चीज थे। धीरे धीरे क्या हो गए, भवन बनने लग गए, बाजार बना, तथा अब उस बाजार में उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के शिकार बने लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ते नजर आ रहे हैं। और इन उपभोगवादियों को ही लेखक ने यह मृग अर्थात भागते भेड़ियों की संज्ञा दी है। तो ये जो लिखा हुआ है यह मृग मतलब भागते हुए भेड़िया। भेड़िया का क्या होता है, लालची होता है भेड़िया उसके। तो जो हम लोग हैं या लोग हैं उस सड़क पर उपभोगवादी, हर चीज को उपभोग कर लेना चाहते हैं, चाहे पशु हो, पेड़ हो, पौधा हो, हर चीज का उपभोग कर लें, जो भी सुंदर चीज है प्रकृति का उपभोग करते हुए। तो यह मृग अर्थात भागते भेड़ियों की संज्ञा दी है। लोग एक वस्तु को पाकर उससे आगे की दूसरी वस्तु को पाने के लिए उद्यम कर रहे हैं। घर नहीं था, घर हो गया, तो अब गाड़ी चाहिए, तो अब घर का जरूरत पूरा हो गया तो अब गाड़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी हो गया तो आलीशान बिल्डिंग के लिए, तो और कुछ के लिए बैंक बैलेंस होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। तो एक वस्तु को पाने के बाद उससे आगे की दूसरी वस्तु को पाने के लिए उद्यम कर रहे हैं। इस और कुछ पाने के लिए वे तोप तमंचों से आगे बढ़कर जीवाणु हथियारों तक आ गए हैं। देखिए, बहुत गहरा चीज लिखा हुआ है कि पहले तोप तमंचों, छोटा मोटा 3 नट या देसी कट्टा से लोग काम चलाते थे, परंतु अब क्या हो गया, जीवाणु हथियार तक आ गए हैं, केमिकल वेपन तक आ गए हैं। जैसे कोरोना भी एक केमिकल वेपन का ही हथियार विकसित करने का कोशिश किया जा रहा था चाइना में, जो कि अपने आप निकल गया दुनिया के सामने और कितना क्षति पहुंचाया। तो इन हथियारों की दौड़ ने हवा को दूषित कर दिया है। कारखानों एवं फैक्ट्रियों की गंदगियों ने नदियों को मैला कर दिया है। तेल के कुएं, आज हर कोई अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है,
तेल के कुओं से पेट्रोल खींचा जा रहा है, जिसे जितना मिल रहा है उतना ही कम पड़ रहा है। जिनके पास ताकत है, जिनका समूचे विश्व में दबदबा है, वे समूची धरती का पेट्रोल, ताकत अपने अंदर ही समाहित करना चाहते हैं। अच्छा, इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है वो किसी देश, चाहे लीबिया हो, चाहे इराक हो, आप देखिएगा कि जो भी तेल वाला जो देश है ना, उसी पर हमला करता है। रसिया से भी उसका तिकड़मबाजी है, तो रसिया में भी तेल है। तो असली लड़ाई तेल का ही है सब जगह, जहां जहां तेल है। ईरान हो गया, ईरान में भी तेल है, और जहां जहां पर तेल है अमेरिका चाहता है वहां पे दादागिरी करें। तो जिनके पास ताकत है, जिनका समूचे विश्व में दबदबा है, वे समूची धरती का पेट्रोल, ताकत, पेट्रोल मतलब ताकत, अपने अंदर ही समाहित करना चाहते हैं। पेट्रोल पर अधिकार हुआ तो संसार को मनचाहा नाच नचाया जा सकता है। संसार को मंडियों पर एकाधिकार जमाया जा सकता है। बाजारवाद एवं उपभोगवाद का नशा प्राण घातक बना हुआ है, जो न तो चैन से जीने देता है और न मरने देता है। कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात देखिए, बहुत अच्छा चीज है। क्या है? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भोग नहीं भोगे जाते, अपनी आयु ही भोगी जाती है। कोई कहता है कि मैं भोग रहा हूं, तो भोगा नहीं जा रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है? आदमी अपनी आयु काट रहा है, आयु को ही भोग रहा है। शरीर बूढ़ा हो जाता है तथा तृष्णा जीवन बन जाती है। तृष्णा क्या होती है? तृष्णा मतलब इच्छा, वो जीवन बन जाती है। लेखक का ग्रामीण परिवेश, लेखक एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा व्यक्ति है। वह कभी कभार महानगरों की भी यात्रा कर लेता है। इन यात्राओं के दौरान वह अपने शहरी मित्रों के साथ महानगरीय होटलों में जाता है, जहां उसकी ग्रामीण शैली तथा ग्रामीण परिवेश को इस तथाकथित महानगरीय सभ्यता में पले बढ़े लोग अपना मनोरंजन का साधन बनाते हैं। मतलब गांव से कोई आया तो उसके बारे में ये धारणा बना लेना कि ये तो मूर्ख है, चपाट है, गंवार है, हम तो शहरी हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं, और गांव से आया है, उसको कुछ पता नहीं है। उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं। उसके ग्रामीण लोकगीतों को सुनकर वे शहरी लोग ठूस ठूस कर खाते हैं। मैंने वो जो अपना गांव का लोकगीत सुनाता है तो उसको सुनकर वो शहरी लोग ठूस ठूस कर खाते हैं, मतलब मजा ले लेके खाते हैं। उनके लिए खाने का मतलब पेट भरने के बजाय जीभ को सभी स्वादों का जायका चखना होता है। मतलब कहने का मतलब अभी क्या है कि कुछ लोग खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, और कुछ लोग जीभ का जायका जो है सो चखने के लिए लेते हैं। पेज नंबर 134 आगे, नेक्स्ट पेज प्लीज। इसके लिए तो वे कई बार तो खाए हुए वमन कर निकाल देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, कई बार जैसे नया खाना आया तो अंदर में जो पेट में है उसको उल्टी करके निकाल देंगे, तथा फिर नए व्यंजन का स्वाद लेने लग जाते हैं। इस प्रकार लेखक ने महानगर की यात्रा करके अनुभव किया कि वहां होटलों में लोग बड़े खाऊ किस्म के होते हैं। होटल जाते हैं और बहुत खाते हैं, और बड़े खाऊ किस्म के होते हैं, और उनके लिए ग्रामीण शैली, ग्रामीण परिवेश मनोरंजन का एक साधन मात्र है। उनके लिए क्या है? ग्रामीण शैली और ग्रामीण परिवेश मनोरंजन का एक सिर्फ साधन मात्र है। बाजारों की दशा, बाजार एवं उपभोगवादी संस्कृति की इस दुनिया में ऐसा होता है कि आदमी सड़क पर चलता हुआ भी सड़क पर नहीं चलता है, वह घर में भी बाजार ही देखता है।
बाजार उसके भीतर दनदनाता हुआ घुस जाता है। प्रतिक्षण दुकानें बदल रही हैं, दुकानों का माल बदल रहा है, दुकानों का माल मतलब सामान बदल रहा है। जो कल खरीदा था आज वह पुराना हो गया, और जो आज खरीदा जा रहा है वह कल रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। सड़क आदमी की अनंत तृष्णाओं के बीच केवल अपने नाम से ही जानी जाती है। देखिए, सड़क गवाह है हर उस व्यक्ति का जो, चाहे उधर से साधु महात्मा जा रहे हों, बच्चे जा रहे हों, बूढ़े जा रहे हों, कुछ सामान खरीदने जा रहे हों, या किसी भी कारण से आप जा रहे हो, सड़क हर उस राहगीर का गवाह है, और उसके मन में क्या है, तृष्णा है, जो भी है उस चीज का गवाह है। परंतु सड़क जो है अपने नाम से ही जाना जाता है। जैसे औरंगजेब रोड दिल्ली में था, या जैसे मान लीजिए कदमा में है, मेन रोड है, जुगसलाई में है, कुछ भी, जैसे डीबी रोड, इस तरह से नाम है ना, चाकची में है, गंडक रोड है कहीं पर, गेरुआ रोड, तो ये क्या अपना नाम से ही जाना जाता है। सड़क आदमी की अनंत तृष्णाओं के बीच केवल अपने नाम से ही जानी जाती है, अन्यथा वह दिखती कहाँ है। वह तो चलते हुए भी नहीं चलती, और नहीं चलते हुए भी चलती है। सड़क नहीं चलती है, उस पर तो लोग चलते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे लेखक ने कहा, हम चीजों को नहीं भोगते हैं, हम अपनी आयु को भोगते हैं। तो देखिए, ये बात उस बात से मिल रहा है। सड़कों की स्थिति, सड़क अनंत कारों से पटी पड़ी है। आजकल हर घर में एक 4 व्हीलर हो गया है मोटा मोटी, तो अनंत कारों से पटी पड़ी है। ये कारें अतृप्तियों के मोहावेश से भरी पूरी है। ये कारें क्या है, अतृप्तियों, मतलब एक कार को लेने वाले अतृप्त है, तृप्ति नहीं है उसके पास में, के मोहावेश से, उसके अतृप्ति का मोह से भरी पूरी है। आदमी के पांव सड़क पर हो तो पता चले कि सड़क को भी आदमी के पांव की गर्मी का अनुमान हो। और सड़क पसीजे, मतलब आदमी सड़क पर हो तब ना उसको मालूम चले कि सड़क है, वो तो कार पर बैठा हुआ है। शरीर पर आधा पसीना उसे आदमी के मोह छोह से जोड़ता है। यही सड़क की सार्थकता की प्रतीति है। जब आदमी सड़क पर नहीं है, सड़क बाजार में है, और आदमी बाजार की गिरफ्त में, तो क्या है, सड़क कहां पर है, बाजार में है, और आदमी कहां है, वो बाजार की गिरफ्त में है। घर अटरम शटरम चीजों का कबाड़ खाना बनता जा रहा है। घर में देखिएगा बहुत सारा अननेसेसरी यूजलेस चीज, बहुत सारा चीज रहता है, तो उन सभी चीजों का कबाड़ खाना बनता जा रहा है। मार्केट वैल्यू से सबके गले नापे जा रहे हैं। सबका गला किस हिसाब से नापा जा रहा है, मार्केट वैल्यू से, कि किसके पास कितना धन है, कितना संपत्ति है। इस नाप जोख में चले गए तो गले में तमगा लटकेगा, और ना चल पाए तो झूल जाइए फांसी के फंदे पर। बाजारवाद का ग्रामीणों पर प्रभाव। बाजारवाद एवं उपभोक्तावाद के जाल ने गांवों को भी नहीं छोड़ा है। पहले ग्रामीण लोग खाद, बीज तथा ट्रैक्टर आदि के लिए कर्ज लेते थे। कर्ज आज भी लेते हैं, किंतु ज्यादातर भौतिक सुख सुविधा के लिए। आज लोग, पहले लोग किस लिए लेता था कर्जा, कर्ज किसान लोग इसलिए लेते थे ताकि खाद, बीज, ट्रैक्टर, किसानी वाला काम करें, खेती करें, खेती बाड़ी, इसलिए कर्ज लेते थे। परंतु आज गांव के भी लोग भी जो कर्ज लेते हैं, वो ज्यादातर कर्ज भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, कार के लिए किस्तें भरते नजर आते हैं। ऋण ग्रस्तता के केवल कारक बदले हैं, मतलब ऋण लेने का सिर्फ कारक बदला है। अब किसान ऋण लेने के अलावा चीजें वापरता है। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी की किस्तें चुकाता किसान अपने खेत बाजार में छोड़ आता है। मतलब
अपना खेत क्या करता है, बाजार में छोड़ आता है और खेती वाला काम और यही सब चीज खरीदने में लोन लेते रहता है, ऋण ऋणग्रस्त हो जाता है। अर्थात उनका खेत इस बाजारवाद की बलि पर चढ़ा दिया जाता है। गांव में बाजारवाद संस्कृति का प्रवेश। गांव में बाजारवादी संस्कृति का प्रवेश। शहरों से जो सड़क गांव को जोड़ती थी विकास के लिए, उसी सड़क से अब गांव में बाजारवादी संस्कृति का प्रवेश हो चुका है। लेखक का कहना है इस निबंध के माध्यम से कि जिस शहर से हम चलकर जिस शहर पर जिस जिस सड़क पर चलकर शहर की ओर जाते थे, शहर जाते थे, या जो सड़क गांव को शहर से जोड़ती थी विकास के लिए, उसी सड़क से अब गांव में बाजारवादी संस्कृति का प्रवेश हो चुका है। वही सड़क अब बाजार से बहुत सारा, शहर से बहुत सारा चीज, बाजारवादी चीजों का प्रवेश कर चुका है गांव में। टीवी माध्यमों से विज्ञापनों ने गांव को भी उपभोगवाद से जोड़ दिया है। जो ग्रामीण लोग भूले भटके 4-6 माह में शहरों या नगरों में अपनी आवश्यक जरूरत की वस्तुएं जैसे नमक, गुड़, तेल आदि लेने जाते थे, वे भी अब डिपार्टमेंटल स्टोरों में घुसते नजर आते हैं। इस तरह आज चारों ओर बाजारवाद और एवं उपभोगवादी संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, यह मृग से आशय क्या है? भेड़िए, हिरण, घोड़े, कुत्ते। तो इसका जो उत्तर होगा, यह मृग से आशय है भेड़िए। यह मृग मतलब भागते हुए भेड़िए। दूसरा प्रश्न है, सड़क पर दौड़ते यह मृग के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी, विद्यानिवास शुक्ल जी या श्याम सुंदर दुबे जी। तो इसका उत्तर होगा, सड़क पर दौड़ते यह मृग के लेखक हैं श्याम सुंदर दुबे। उपरोक्त पाठ किस विधा से संबंधित है? निबंध, यात्रा, संस्मरण, कहानी या साक्षात्कार? तो ये निबंध विधा है। कारखानों और फैक्ट्रियों की गंदगी ने किसे मैला कर दिया है? तो कारखानों और फैक्ट्रियों की गंदगी को किसने मैला कर दिया? ऑप्शन है नदियों को, वनों को, लोगों को, सभी को। तो उत्तर है नदियों को। तो इस तरह से हमारा जो चौथा इकाई है और या यूनिट 4 है वो खत्म होता है, कंप्लीट हो गया। और हम लोग शुरू करेंगे इकाई 5, लेकिन उसके लिए 1 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, मैं आता हूं। यस, अब हम लोग शुरुआत करेंगे इकाई 5, जो कि हमारे सिलेबस का आखिरी यूनिट है। और हमारा जो चैप्टर है वो
24वां है। ये लिखा गया है योग की शक्ति, जो कि डायरी, हम लोगों ने बहुत सारी विधाएं देखी। क्या सब देखा हमने? हमने कहानी देखा, हमने कविता देखा, हमने निबंध देखा, हमने पत्र लेखन देखा, हमने रिपोर्टाज देखा, मतलब रिपोर्टिंग जो होता है, रिपोर्टिंग देखा, हमने व्यंग्यात्मक चीज देखा। अब हम लोग देख रहे हैं डायरी लेखन की, डायरी को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। या ये लिखा गया है, चैप्टर का नाम है योग की शक्ति। ये कौन सी विधा है? डायरी की विधा है। और इसको लिखा गया है, किसने लिखा है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कौन थे? महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, और ये खुद अपने आप में एक प्रोफेसर थे। इनको जो है हिंदी में आई थिंक मधुशाला या किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और इनका जो पीएचडी था वो कैम्ब्रिज से इन्होंने, अभी हम लोग पढ़ते हैं, इन्होंने ये अंग्रेजी साहित्य का वो करते थे, मतलब वो प्रोफेसर थे, और उसी अंग्रेजी में ही इन्होंने पीएचडी भी किया था। तो बहुत ज्ञानी आदमी है। मधुशाला इनका बहुत फेमस रचना है। मधुशाला में कहा गया है कि मंदिर मस्जिद बेर बढ़ाते मेल कराती मधुशाला। कहने का मतलब, मंदिर में हिंदू जाते हैं, मस्जिद में मुस्लिम जाते हैं, गिरजाघर में क्रिश्चियन जाते हैं, तो सब अपना अपना मंदिर मस्जिद में जाता है। लेकिन मधुशाला, मधुशाला मतलब जो वाइन शॉप है या फिर जो बार होता है जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, मेल कराती मधुशाला। मधुशाला एक ऐसा जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठकर पीते हैं। तो लेखक का परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण तथा माता का नाम सरस्वती देवी थी। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है बच्चा। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, फिर उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि डब्ल्यू.बी. यीट्स की कविताओं पर शोध करके पीएचडी की। देखिए, सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया था। कितने पढ़े लिखे थे, और एमए भी किया था, और ये प्रोफेसर भी थे अंग्रेजी के, और लिखते थे हिंदी में, थे प्रोफेसर इंग्लिश के। ठीक है। सो 19 वर्ष की आयु में 1926 में इनका विवाह श्याम बच्चन से हुआ, परंतु 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। इसी समय उन्होंने नीड़ का पुनर्निर्माण जैसी कविताओं की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों में निम्न प्रमुख है। क्या सब है कविता संग्रह में? तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, एकांत संगीत, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काव्य, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन दामिनी, प्रणय पत्रिका, दो चट्टाने, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा। और आत्मकथा में क्या लिखा इन्होंने? क्या भूलें क्या याद करें, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, बच्चन रचनावली के 9 खंड, और 10 द्वार के सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, जो कि 1985 में इन्होंने लिखा। इसके अलावा भी उन्होंने असंख्य रचनाएं लिखी। असंख्य मतलब अनकाउंटेबल। 18 जनवरी 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। योग की शक्ति पाठ का सारांश, योग की शक्ति निबंध में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने योग के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अफॉरिस्मस ऑफ योगा पुस्तक पढ़ी थी। कौन सी? अफॉरिस्मस ऑफ योगा। और योग के विषय में पूर्णतः चिंतन मनन कर अपने विचार रखे कि जहां भी योग की चर्चा हो वहां पतंजलि के योग सूत्र को अवश्य ध्यान में रखा जाता है। योग ऋचावृत निरोध, योग
योग ऋचावृत निरोध, अर्थात योग के संबंध में पतंजलि ने लिखा है योग ऋच वृत्ति निरोध, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। व्हाट इज योगा? योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करने वाला है। सरल भाषा में कहें तो योग जो है चित्त के 3 गुणों सत्व, होता ना सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, तो चित्त के 3 गुणों जैसे सत्व, रज एवं तम पर नियंत्रण करने का एक प्रमुख साधन या क्रिया है, जिसे विभिन्न विधियों से किया जा सकता है। इसी प्रकार योग की दृष्टि मनोवैज्ञानिक चित्त की क्रियाओं के विश्लेषण पर समाप्त नहीं होती, वह उन्हें अनुशासित, संयमित और वशीभूत करने की विधि भी खोजती है। ये बात सही है कि जो लोग योग करते हैं उनमें आत्मबल बहुत ज्यादा होता है, उनका मन शांत रहता है, वो ज्यादा फोकस होता है, तो ये बात तो है। उन्हें वश में करने के 2 उपाय हैं, अभ्यास और अनासक्ति। प्रैक्टिस कीजिए और अनासक्ति, किसी भी चीज पे आसक्ति मत रहिए। चित्त वृत्तियों पर अधिकार की भी कई श्रेणियां हैं, जैसे संप्रज्ञात समाधि, सुषुप्त समाधि और पूर्ण समाधि। चित्त का जो संबंध मस्तिष्क और मस्तिष्क का जो संबंध शरीर से है, उसे भी माना और जाना गया है। योग के स्वरूपों में से 2 स्वरूप हठ योग और राज योग है। हठ योग बड़ी भयानक होता है, मतलब हठी होते हैं लोग, बाबा लोग, ठीक है। हठ योग हमें शरीर पर अधिकार करना सिखाता है। जब तक चित्त की सीमाएं इस स्थिति तक नहीं पहुंचती, तब तक वह अपना काम जारी रखता है। चित्त के सूक्ष्म क्षेत्र में राजयोग यह भार अपने ऊपर ले लेता है। राजयोग यह मानता है कि परिसीमित चित्त में अनंत बनने की क्षमता है। राजयोग यह मानता है कि हमारा जो चित्त है, माइंड है, ठीक है, परिसीमित चित्त में अनंत बनने की क्षमता है, मतलब अनंत भी हम पा सकते हैं, अनंत कर सकते हैं। इसी पृथ्वी पर बुद्ध भी हुए हैं, इसी पृथ्वी पर महावीर भी हुए हैं, गांधी भी हुए हैं और कई स्वामी विवेकानंद भी हुए हैं। वो लोग क्या थे? अपने चित्त का जो है, चित्त में अनंत बनने की क्षमता है, उसको पहचाना और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। इसी आधार पर वह परिसीमित चित्त को उठाकर सर्वव्यापी के अनंत चित्त में मिला देना चाहता है। चित्त को वश में करो, कंट्रोल योर माइंड कहा जाता है ना। चित्त को वश में करो तो सब कुछ तुम्हारे वश में हो सकता है। आदमी को सिर्फ, मनुष्य को सिर्फ अपना चित्त को अपने कंट्रोल में करना है और ऑटोमेटिक सारा उसके कंट्रोल में हो जाएगा। इस अवस्था को प्राप्त करने की योग में 8 सीढ़ियां हैं। क्या सब है? पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। पहली 5 सीढ़ियां बाद की 3 सीढ़ियों की तैयारी है। बाद का जो 3 सीढ़ी है, क्या क्या? धारणा, ध्यान और समाधि। यहां तक पहुंचने, मतलब ये जो है बाद की 3 सीढ़ियों की तैयारी है। इन यहां पहुंचने के लिए आपको ये जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पहले अच्छे से करना होगा, तभी आखिरी का 3 कर सकते हैं। यम, नियम आदि से क्या तात्पर्य है, इसे विस्तार से बताया गया है। धारणा है किसी वस्तु पर चित्त को स्थिर करना। धारणा क्या है? किसी विषय पर या विषय वस्तु पर में चित्त या माइंड को एकदम एकाग्र कर देना, स्थिर कर देना।
ध्यान है चित्त और वस्तु का एक हो जाना। ध्यान क्या है? धारणा वो हो गया। धारणा क्या हुआ? किसी वस्तु पर चित्त को स्थिर कर देना ही धारणा है। ध्यान क्या है? चित्त और वस्तु का एक हो जाना, वही है ध्यान। और समाधि क्या है? समाधि है जहां चित्त और वस्तु के एक होने की चेतना भी ना रहे, केवल आत्म चेतना रह जाए। वो सबसे सुप्रीम लेवल हो गया समाधि। ठीक है, अगला पेज। योग द्वारा योगी सर्वशक्तिमान। जब योगी का चित्त इतना सध जाता है कि उसे किसी भी वस्तु पर स्थिर करना सरल हो जाए, अर्थात धारणा की अवस्था से, तब उसमें शक्ति का आना आरंभ हो जाता है। और समाधि की अवस्था तक पहुंचकर जब वह अनंत चित्त से अपने को एक कर देता है, वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। वह भूत भविष्य वर्तमान को सामने फैले हुए नक्शे की तरह दिखता है। सब कुछ उसको दिख जाता है, वर्तमान भूत और भविष्य। तो देखिए योग में कितना, और योग जो है इंडिया का देन है, भारत हमारे देश का है, इसलिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, हमारे देश का देन है। और इसको आजकल विश्व के अनेक देश अपना रहे हैं। तो देखिए योग में कितना शक्ति है। हवा में उड़ सकता है, भूत भविष्य वर्तमान वर्तमान सबको फैले हुए देख सकता है, और वह हवा में उड़ भी सकता है, उड़ सकता है, देखते देखते गायब हो सकता है, अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो सकता है। बताइए, दूर से दूर की वस्तु ला सकता है, जो साधारण दृष्टि से अदृश्य है उनको देख सकता है। आग पर चलता तो उसके लिए मामूली बात है, आग पर चलना तो उसके लिए मामूली बात है। कहने का तात्पर्य है उसे 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और कोई ऐसा काम नहीं है जो वह चाहे तो न कर सके, ऐसा कोई काम। इसलिए देखिएगा आप पुराने, अगर आप सीरियल वगैरह देखते हैं, महाभारत रामायण भी, जो भी हमारे ऋषि मुनि थे वो ज्यादातर समय वो योग मुद्रा में ही रहते थे, ध्यान मुद्रा में ही रहते थे। शिव जी को जहां भी देखा जाता है, शिव भगवान को क्या वो एकदम ध्यान मुद्रा में ही ध्यान करते रहते हैं, कैलाश पर्वत पर बैठकर। ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर उनका प्रदर्शन करने वाला योगी पूर्ण समाधि के पहले ही रुक जाता है। इतना ही नहीं, यदि उनसे धन कीर्ति कमाने अथवा उनका दुरुपयोग करने लगता है, वह वह उनसे धन कीर्ति कमाने अथवा उनका दुरुपयोग करने लगता है, तो उसका पतन भी हो जाता है और उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। सच्चे योगी को जब ये शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं, तब वह उन पर रुके बगैर उस अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठता है, जिसके आगे कोई सुख एवं आनंद नहीं है। योग शक्ति के अनेक किस्से पढ़े गए हैं। ईसा का मुर्दों को जिलाना, देखिए ऐसा ऐसा सही एक्सक्यूज मी, ऐसा अनेक स्टोरी पढ़ा गया है पूर्व में। ईसा का मुर्दों को जिलाना, ये स्टोरी है। फरिश्तों की अनेक कहानियां प्रचलित हैं, बीमारी को अच्छा करना, गायब हो जाना इत्यादि पश्चिमी संसार भी इसे जानता है। सैमसन की कथा में यही है। वैज्ञानिक दृष्टि से लोग इसे नहीं मानते, सहसा इस शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। ईट्स ने इस विषय पर एक घटना का जिक्र किया है। ईट्स एक बार लंदन में किसी महाभोज की मेज पर बैठे थे। एक आदमी उसी मेज पर बैठा हुआ कुछ बात कर रहा था। ईट्स ने एक पर्चे पर लिखा कि 5 मिनट के बाद यह व्यक्ति आग लगने की चर्चा करेगा, और इस पर्चे को उन्होंने पास में बैठे एक मित्र की प्लेट के नीचे खिसका दिया। इसके बाद उन्होंने
आग का ध्यान करना शुरू किया और उसे उस व्यक्ति की वार्ता से मन में संबद्ध किया। 5 मिनट के बाद सचमुच वह व्यक्ति आग लगने के विषय में बात करने लगा। चित्त की शक्ति को मान लेना या इसका प्रयोग करना कठिन नहीं है। अगर किसी का चित्त पर वश हो तो वह कुछ इसी प्रकार का काम करके देख सकता है। क्या पतंजलि ने इसी शक्ति के अंतिम विकास अथवा चरम सीमा की कल्पना की? पतंजलि मतलब बाबा रामदेव नहीं। पतंजलि जो मैं पढ़ रहा हूं इस स्टोरी में जो है या इसमें जो भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पतंजलि आयुर्वेद बाबा। पतंजलि बहुत बड़े योगाचार्य थे, उन्हीं के नाम पर पतंजलि वो रखा है बाबा रामदेव ने। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि क्या आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे बाबा लोग हैं हिमालय में बैठ के यात्रा करते हैं, ठंड के महीने में उनको ठंड नहीं लगती है, कोई असर ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को साध लिया है। तो क्या पतंजलि ने इसी शक्ति के अंतिम विकास अथवा चरम सीमा की कल्पना की है? यह तो निश्चित है कि पतंजलि ने चित्त की शक्तियों की सीमा नहीं मानी। क्या उनकी सीमा है? यदि नहीं है तो तर्क से जो परिणाम उन्होंने निकाले हैं वे गलत नहीं है। अगर सीमा है तो कहां इसे अभी यूरोप का मनोविज्ञान नहीं बता सका। उसके प्रयोग ने सदा चित्त की अत्यधिक शक्तियों का सबूत दिया है। अब योग एवं पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये चित्त की शक्तियां करिश्मा, चमत्कार या जादू या मिरेकल नहीं है। ये जो चित्त के का जो शक्ति है ये कोई मिरेकल या जादू चमत्कार नहीं है। इन शक्तियों के पीछे फरिश्ते या देवता भी नहीं है, अपितु इनके पीछे मनुष्य का निर्विकार शुद्ध चित्त है। निर्विकार मतलब कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, शुद्ध चित्त है। चित्त मतलब मन। आज पश्चिमी देशों में यौगिक क्रियाओं का प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा है। पश्चिम के विचारशील लोग कुसंस्कार पूर्ण धर्म से और भौतिकवादी विलासिता से उबकर मानसिक सुख शांति की तलाश में भारत की ओर ताक रहे हैं। भारतीय योग विद्या चित्त की क्रियाओं का विश्लेषण कर उसे संयमित, अनुशासित और वशीभूत करने के जो उपाय बताती हैं उसकी ओर वे धीरे धीरे आकर्षित होते जा रहे हैं। पश्चिम के अनेक देशों में महर्षि महेश योगी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन, स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती आदि के अनेक योग संस्थान चल रहे हैं जिनमें वहां के अनेक नागरिक योग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनकी योग क्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य चित्त और शरीर को स्वस्थ रखना है। इनके प्रचार प्रसार के लिए योग क्लबों का गठन करना है। पतंजलि में स्पष्ट कहा गया है कि जब योगी योग के माध्यम से अपने चित्त को इतना साध लेता है कि उसे किसी भी वस्तु पर स्थिर करना सरल हो जाए, अर्थात धारणा की अवस्था से समाधि की अवस्था में पहुंचकर जब वह अनंत चित्त से अपने को जोड़ लेता है तब वह भूत भविष्य वर्तमान को सामने फैले हुए नक्शे की तरह देखता है। वह हवा में उड़ सकता है, देखते देखते गायब हो सकता है, अपने शरीर को दूसरे में शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो उसे 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसे ही योग की शक्ति कहा गया है। अब इसमें कुछ प्रश्न है, इसको आप स्वयं कीजिए, परंतु कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसे हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो है योग की शक्ति नामक लेख किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, हरिवंश राय बच्चन ने या डॉक्टर नागेंद्र ने? तो इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। दूसरा प्रश्न है हरिवंश राय की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? गोदान, शेखर एक जीवनी उसने कहा था या मधुशाला? तो इसका उत्तर होगा
मधुशाला, मधुशाला जो मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, वो बहुत फेमस रचना है इनका। योग शास्त्र कौन सी पुस्तक नहीं है? योग शास्त्र कौन सी पुस्तक नहीं है? तो पहला है गणित की पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक, जादू की पुस्तक या तर्क की पुस्तक। तो इसका उत्तर होगा जादू की पुस्तक। मतलब योग से आप जादू नहीं सीख सकते हैं, उसमें विज्ञान का सीख सकते हैं, कुछ तर्क का और गणित का भी सीख सकते हैं, परंतु जादू नहीं सीख सकते। चौथा है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 1910 में, 1930 में या 1935 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1907 में। ठीक है, 1907 मतलब उसी साल जिस साल टाटा स्टील का स्थापना हुआ था, 1907। ठीक है, ऑपरेशन मतलब स्थापना तो 1903 में हुआ था शायद, और 1907 में यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो गया था जमशेदपुर प्लांट में। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है, योग चित्त से के किन गुणों पर नियंत्रण रखता है? योग चित्त के किन गुणों पर नियंत्रण रखता है? पहला सत्य, दूसरा रज, तीसरा तम, चौथा उपरोक्त तीनों। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त तीनों, सत्य, रज और तम। छठा क्वेश्चन है, योग के स्वरूपों में प्रमुख क्या है? हठ योग, राजयोग, तीसरा में है 1+2 दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो इसका होगा तीसरा आंसर होगा 1+2 दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला चैप्टर खत्म होता है। अब जो एक और चैप्टर आज शुरू नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, वो है 25वां चैप्टर। तो 3 चैप्टर